रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। रिकॉर्डिंग मेरी आवाज आ रही है ना मुझे? भाई मैं शुरू कर देता हूँ। हाँ, ये मोमिन रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना? हाँ मैं शुरू हो कर रहा हूँ। गई है। शुरू हो चुकी है। शुरू करो मैं। शुरू करिए सलमान। हाँ। इस वेबिनार में जो टीचिंग उर्दू की तरफ से मुनक़्क़िद किया जा रहा है, इस पैंडेमिक के कॉन्टेक्स्ट में तालीम और तालीम के हवाले से किस तरह से चैलेंजेस को मुकाबला किया जाए। तो काफ़ी वेबिनार्स अब तक हुए हैं। आज का बहुत ही अहम वेबिनार है स्कूल में लाइब्रेरी क्यों और कैसे, इस टॉपिक पर। ये टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि हम लोग स्कूल्स में सब कुछ मौजूद तो होता है लेकिन लाइब्रेरी नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो उस कामयाबी के साथ चल नहीं पाती है। तो ये बहुत अहम मसला है। इसको हम लोगों ने भी अपने स्कूल्स में प्रैक्टिस करने की कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये बहुत अहम मौका है और बहुत अहम वक्त है हमारे सामने। मैं आपके सामने आज के जो स्पीकर हैं जनाब रामनिक मोहन साहब, उनका भी टीचिंग उर्दू की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ आज के इस वेबिनार में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं मुख्तसर तारुफ आपके सामने रख देता हूँ। जनाब ऑल इंडिया जेट हीरोज मेमोरियल कॉलेज रोहतक हरियाणा, यहाँ पर वो साबिक एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं इंग्लिश के। और जनाब ने 1990s में लिटरेसी के हवाले से वॉलंटरीली कैंपेन्स चलाए हैं और इस मैदान में एकेडमिक पर काम भी किया है। और जो अल्टरनेट एजुकेशन है उस पर भी जनाब ने ट्रांसलेशन और डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। जैसे दिगांतर जयपुर है, विद्या भवन उदयपुर है, NAFP। आज का बहुत अहम वक्त है कि हमारे सामने जनाब रामनिक मोहन साहब मौजूद हैं। मैं आपसे इस्तकबाल करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू शुरू करें। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया टीचिंग उर्दू का कि मुझे मौका मिला है आप सबसे रूबरू होने का, बात करने का, मुखातिब होने का आप सबसे। दूसरी बात, कुछ चीज़ें मैं पहले ही मुख्तसरन आपको बताना चाहूँगा कि मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस स्कूल के लेवल की टीचिंग का नहीं है। तो कुछ बातें अगर आपको ऐसा महसूस हो कि मैं सही नहीं कह रहा हूँ इस हवाले से कि हालात क्या हैं स्कूल में, उनका मुझे शायद पूरी मालूमात ना हो। ख़ास तौर पर मुल्क के जिस हिस्से से आप आते हैं उस हिस्से के स्कूल से तो मेरा बिल्कुल कोई भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो वहाँ किस तरह की क्या हालात हैं वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। और मेरी बात को आप वहाँ के फील्ड के अपने एक्सपीरियंस के साथ, स्कूल के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ पाते हैं नहीं जोड़ पाते, ये आपने तय करना होगा। मैं अपना मेरा जो मुख्तसर सा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल्स के साथ लिटरेसी कैंपेन में काम करते हुए और कॉलेज की एजुकेशन में जो मेरा तजुर्बा रहा है उसके बिना पर मैं अपनी कुछ बात रखूँगा। उससे भी पहले कि मैं अपनी बात असल में शुरू करूँ, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हमें शायद याद रखना चाहिए कि आज का जो दिन है 9 अगस्त 1942, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, भारत छोड़ो मुहिम जो चली थी उसमें मुझे एक बहुत ख़ास बात ये लगती है कि बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो तिरंगा फहराया जाना था, वो तिरंगा फहराने वाले शख्स जिनको वो मौका नहीं मिला क्योंकि गिरफ्तारी पहले ही हो गई, वो आगे चलकर हमारे पहले वज़ीर तालीम बने। एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे मुल्क की तारीख़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और वो जितना अरसा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके वक्त में बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरह की संस्थाएं, तंजीमें, इदारे वो खड़े हुए जो आज भी हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अहम है। उनमें से 2 बड़े इदारे जो आज की बातचीत के हवाले से बहुत
मुझे लगता है कि ज़रूरी है उनका जिक्र करना। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट और नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये दोनों उनके ही वज़ीर तालीम रहते हुए बन गए थे। 58 में उनकी वो फौत हुए और 57 में 1957 में ये दोनों इदारे पैदा हो चुके थे एक ग्रुप में। तो उनको याद करते हुए, तमाम उन हमारे मुल्क के लोगों को याद करते हुए जिन्होंने आज़ादी की मुश्तरका जद्दोजहद में भाग लिया, मैं अपनी बात शुरू यहाँ से करूँगा कि अमूमन जो तफसीर एक तरह से लाइब्रेरी की जाती है, उसमें हमें लगता है कि कोई एक बिल्कुल मखसूस सी जगह होगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा, अखबार होंगे, रिसाले होंगे, किताबें होंगी, मेज़ लगी होंगी जिनके ऊपर बैठे होंगे बच्चे। और ये पूरा जो मैं आपको मंजर आपके सामने रख रहा हूँ, ये ज़्यादा शायद आपको लगे कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी का है, लेकिन कमोबेश एक स्कूल की लाइब्रेरी में भी यही कुछ आपको देखने को मिल सकता है, किसी भी अच्छी लाइब्रेरी में। लेकिन जो तफसीरें होती हैं, जो डेफिनेशंस होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि एक ही डेफिनेशन सही हो। ये जो मैंने आपके सामने डेफिनेशन रखी, इसे मैं कहूँगा कि एक तरह की आइडियल, एक आदर्श तफसीर है, डेफिनेशन है एक लाइब्रेरी की। एक वाक़या मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जो मुझे एग्जैक्टली ध्यान तो नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि अरविंद गुप्ता जी ने उसका जिक्र किया था। और वो लाइब्रेरी के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार लाइब्रेरी की डेफिनेशन क्या हो सकती है, उस कंटेक्स्ट में बहुत मेरे को मानी खेज़ उनकी बात लगी। उन्होंने किसी एक अपनी टॉक में लाइब्रेरी का जिक्र करते हुए ये अपना एक्सपीरियंस बताया कि किसी साहब ने उनसे बात करने के लिए बुलाया और उनको जिस जगह पहुंचना था, उस जगह की जो डिस्क्रिप्शन थी, उस डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा कि आप फलां फलां सड़क पर चले जाएंगे और आप एक पेड़, आप आपके दाईं तरफ, आपके राइट हैंड पे आपको एक लाइब्रेरी दिखाई देगी और उस लाइब्रेरी के सामने बिल्कुल वो बिल्डिंग है जिसमें आपने पहुंचना है। अब उन्होंने बताया कि मैं गया उस जगह, उस मौके पर पहुंच गया जहां पर मुझे पहुंचना था, और मैं दाएं बाएं इधर उधर देखूं और मुझे लाइब्रेरी तो कहीं दिखाई न दे। तो लाइब्रेरी दिखाई न दे तो लाइब्रेरी के सामने वो बिल्डिंग है, तो लाइब्रेरी का पता चले बिना बिल्डिंग तक पहुंच नहीं सकता। तो कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ कोई लाइब्रेरी है क्या, और वो बोले कि किसी ने मेरा इशारा करते हुए मेरा ध्यान एक पेड़ की तरफ मेरा ध्यान दिलाया। तो बोले जब मैं पेड़ के पास गया तो मैंने देखा कि बस वहाँ पर नीचे कुछ अखबार पड़े हैं, 2-4 रिसाले हैं, पेड़ का बहुत मोटा जो तना है उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लाइब्रेरी लिखा हुआ है। अब ये वाली जो तस्वीर एक लाइब्रेरी की है, जो यूँ कहिए कि तख़य्युल की तस्वीर नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, ये असल में एक लाइब्रेरी मानते हुए उसको वहाँ पर मतलब उन्होंने देखा अपनी आंखों से। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंसान वहाँ पर उस पेड़ के नीचे आकर बैठ सकता है, अखबार देख सकता है, कोई रिसाले पढ़े हैं वो पढ़ सकता है। और किसी लाइब्रेरी के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होने की ज़रूरत नहीं है। मोटी चीज़ जो लाइब्रेरी के जिसकी ज़रूरत है वो है किताबें, अखबारात, रिसाले, और एक इंसान जो इन सब में दिलचस्पी रखता हो। तो ये मैंने 2 तस्वीरें लाइब्रेरी की आपके सामने रखी हैं। स्कूल में लाइब्रेरी की तस्वीर एक और बन सकती है, उसकी भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल मेरे ख्याल में सोचिएगा कि जब हम लाइब्रेरी का जिक्र करते हैं तो जो एक आइडियल तस्वीर हमारे दिमाग में बनती है, ज़रूरी नहीं कि वही लाइब्रेरी हो। असल में लाइब्रेरी का तख़य्युल कई तरह से हो सकता है। एक चीज़ आखिरी अपनी असल बात पर आने से पहले और मैं ये बता दूं कि लाइब्रेरी
के बारे में हम सोचते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में ये ज़रूर आता है, ख़ासतौर पर स्कूल के हवाले से, कि छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी और बड़े बच्चों के लिए लाइब्रेरी, दोनों में शायद कुछ फ़र्क होगा। मैं अपनी जो बात रखूँगा ज़्यादातर उसमें शायद आप एंगेज होंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा बात बड़े बच्चों की लाइब्रेरी के हवाले से हो रही है, छोटे बच्चों की बात ना के बराबर या बहुत कम हो रही है। तो मेरा आपसे इल्तिजा ये है कि आपके मन में जो भी कोई सवाल पैदा हों वो आप ज़रूर रखिएगा, पूछिएगा। इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन मेरे ख्याल में, लेकिन ये जो जूम वाला हमारा तौर तरीका आज हमारे सामने है, इसमें शायद वो इंटरैक्टिव होना इतना सीधे सीधे पॉसिबल नहीं होता। वरना मेरी इच्छा तो ये थी कि आप कुछ बातें पूछते और मैं उनके जवाब देता, और इसी तरह से आपस की बातचीत होती, बजाय इसके कि एक तरफा मैं पहले बोलूं और फिर आपकी तरफ से कुछ बात आए। बहरहाल इतनी ही इल्तिजा है कि आप सवाल ज़रूर पूछिएगा। जवाब सबके मैं दे पाऊँ ना दे पाऊँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बातचीत चर्चा तो ज़रूर होनी चाहिए, और इसलिए सवाल आप ज़रूर अपने तैयार रखिएगा। सबसे पहले इस इंट्रोडक्टरी बातचीत के बाद अगर मैं शुरू करूं तो आपका जो मजमून है, जो उन्वान है, उन्वान में है स्कूल में लाइब्रेरी क्यों और कैसे। तो मेरे ख्याल में हम पहले क्यों की अगर बात कर लें तो क्यों को हम हल कर लेते हैं तो उसमें से बहुत सी तस्वीर कैसे की भी अपने आप निकल सकती है। अगर क्यों को अच्छी तरह समझ लिया जाए तो लाइब्रेरी क्या हो, कैसी हो, उसका हुलिया क्या हो, नक्शा क्या हो, किस तरह से चलानी है, वो भी मेरे ख्याल में बहुत कुछ उस क्यों में जो कुछ भी छिपा है उसमें से निकल कर आएगा और हमें पता चलेगा। और हम क्योंकि स्कूल के हवाले से बात कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब हुआ कि हम तालीम की बात कर रहे हैं। स्कूल में तालीम दी जाती है, और तालीम दी जाती है तो मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें ज़रूर सोचनी चाहिए कि उस तालीम का मकसद क्या है। और उस मकसद को अगर हम समझ लें तो मेरे ख्याल में हम लाइब्रेरी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं। तालीम क्या है, इसकी अलग अलग तफसीरें हो सकती हैं, डेफिनेशंस हो सकती हैं, इसके तरीके हो सकते हैं इसको समझाने के। जो मैं समझता हूँ तालीम से, तालीम के मकसद से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और वो ये है, मेरे ख्याल में तालीम का एक बहुत बड़ा मकसद है इंसान को खुद मुख्तार बनाना। वो एक इंडिपेंडेंट शख्सियत के तौर पर डेवलप हो। जो भी कोई बच्चा पढ़ाई करता है 12-13 साल की स्कूलिंग के बाद, और फिर आगे उसने जितनी भी पढ़ाई कॉलेज यूनिवर्सिटी की करनी है उसके बाद, बल्कि मैं तो कहूँगा कि स्कूल की तालीम के बाद ही वो खुद मुख्तारी का एलिमेंट उसमें आना शुरू हो जाए। वो अपने फ़ैसले खुद लेने के काबिल हो जाए। उसको किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो पड़े और वो ले भी, लेकिन वो ऐसे मरहले तक पहुँच चुका हो कि या पहुँच चुकी हो कि उसको किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं अगर अपने फ़ैसले खुद लेने का हकदार भी हूँ और उसका जज्बा भी है मुझ में, और वो चीज़ मैंने अगर सीख भी ली है, तो जाहिर है कि मुझे और लोगों की कम से कम मदद की ज़रूरत शायद पड़े। फ़ैसला मेरे गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं फ़ैसला करने के काबिल हूँ। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हुनरमंद होना, ये दूसरी चीज़ है जो तालीम से हमें हासिल होनी चाहिए, कि मेरे में कोई ऐसा हुनर हो जिसका इस्तेमाल मैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए आसानी से कर सकूं और मुझे कोई दिक्कत ना आए। एक और चीज़ जो तालीम का मकसद होना चाहिए मेरी नज़र में, कि तालीम मुझे तारीख़ और दुनिया के बारे में समझने, जानने का एक रास्ता दिखाए। मेरे मुल्क की तारीख़, मेरे मुल्क की जोग्राफ़ी, इस पूरी दुनिया की जोग्राफ़ी और इसका जो जोग्राफिया है और इसकी जो तारीख़ है और इसका जो गिरदो नवा है जिसे आप कह सकते हैं, उस सब से वाकिफ़ करवाना
उसके बारे में सोचने पर मजबूर करना, उसके बारे में मन में सवाल पैदा करना और जवाबों तक पहुंचने की क़ुव्वत और काबिलियत पैदा करना, ये सब कुछ मेरी नज़र में तालीम का मकसद है। तो ख़ुद मुख्तार होना, हुनरमंद होना, अपने गिरदोनवा तारीख़ व दुनिया, अपने आसपास के सारे माहौल को, पूरी दुनिया को, अपने मुल्क के बारे में जानकारी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब मैं जब लाइब्रेरी के बारे में सोचता हूँ तो कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन सब मकासद को पूरा करने में मददगार है लाइब्रेरी, अगर मैं सवाल पूछूं कि ये जितने मकासद मैंने बताए तालीम के, क्या वो सब मकासद पूरा करने में एक लाइब्रेरी मददगार होगी या नहीं, ये एक सवाल है। इसका जवाब अगर हम हाँ में देते हैं तो आप मानिए कि लाइब्रेरी के होने का एक जवाज़ तो हमारे सामने अपने आप हमें मिल गया कि ये सब बातें अगर लाइब्रेरी कर सकती है, इन सब चीज़ों में मददगार है, तो इसका मतलब है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो लाइब्रेरी होने का जिसे कहेंगे उसकी ज़रूरत वो हमारे सामने आ जाती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये तो एक ही जवाज़ है, तो हम कुछ और जवाज़ भी तलाशने की अगर कोशिश करें तो लाइब्रेरी क्यों होने चाहिए के जवाब में एक मेरे दिमाग में ये बात भी आती है कि स्कूल पढ़ने पढ़ाने की जगह है, तालीम हासिल करने में किताब का एक अहम रोल है और किताब को आप लाइब्रेरी से जुदा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि कोई भी स्कूल अगर है, पढ़ने लिखने की जगह है, किताब के लिए उस वक्त वहाँ पर जगह होनी चाहिए। जगह होनी चाहिए क्या, वो तो ज़रूरी हिस्सा है तालीम का। तो लाइब्रेरी जैसी जगह जहाँ जिसका जो आप कह सकते हैं कि जिसका मरकज़ किताब है या जिसका मरकज़ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ी जाए, बहुत सी और चीज़ें भी हम जोड़ सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर मैं बात कह रहा हूँ। तो लाइब्रेरी का तसव्वुर किताबों के बिना नामुमकिन है, स्कूल का तसव्वुर भी किताबों के बिना नामुमकिन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्कूल में लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए। एक बहुत छोटा सा जो मकसद वो लाइब्रेरी पूरा करेगी, बहुत से बच्चे, मुझे आपके हिस्से का तो मालूम नहीं महाराष्ट्र में या उधर साउथ इंडिया में क्या हालात हैं, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ में जब मैं देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं ख़ास तौर पर, उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की रहती है जिनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं होते और उनको अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत मेहनत मशक्क़त करके पैसा इकट्ठा करके उनको वो दाखिला दिलवाते हैं। तो एक मिनिमम लेवल का जो मकसद एक लाइब्रेरी पूरा कर सकती है कि जो आपके कोर्स की किताबें हैं, जो बच्चे उन किताबों को ख़ुद ख़रीदने में काबिल नहीं हैं, उनके पास वसाइल नहीं हैं, हो सकते हैं ऐसे बहुत से बच्चे मेरी निगाह में, अगर वो किताबें उस लाइब्रेरी में हों तो उन बच्चों की मदद बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन ये भी बहुत ही एक अदना सी आप कह सकते हैं कि ज़रूरत है जिसको पूरा करती है लाइब्रेरी। कई और बातें जो मेरे दिमाग में आती हैं लाइब्रेरी के बारे में कि उसका होना ज़रूरी क्यों है, तो मेरे ख़्याल में इस बात से आप मुत्तफ़िक़ होंगे कि हम जो कुछ अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं बच्चों को, इल्म की दुनिया उससे बहुत बड़ी है, बहुत वसी है और बच्चों को महदूद कर रखना सिर्फ उस इल्म तक जो क्लास में दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल में बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और लाइब्रेरी में जो किताबें होंगी, रिसाले होंगे,
अखबारात होंगे, वो एक ज़रिया है बच्चे की उस इल्म की दुनिया को और बड़ा करने की मदद के रूप में। तो अपने कोर्स से बाहर भी वो इल्म हासिल कर पाएँ। और बहुत सी किताबें ऐसी हो सकती हैं कि जो कुछ हम कोर्स में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में, उन्हीं चीज़ों के मुताल्लिक़ लाइब्रेरी में कुछ किताबें ऐसी हो सकती हैं, लाइब्रेरी में कुछ मटीरियल ऐसा हो सकता है जिससे उसको एडिशनल सपोर्ट और मदद मिलती है अपनी कोर्स की किताब में दिए हुए चैप्टर्स को समझने में। तो वो अगर हम लाइब्रेरी बनाएंगे और ये ध्यान रखेंगे कुछ ऐसी किताबें भी हों जो कोर्स से सीधे सीधे तो जुड़ी हुई ना हो, लेकिन कोर्स में जो कुछ बच्चा पढ़ रहा है उसको और ज़्यादा नुमायाँ तरीके से साफ करने में अपनी समझ को, जो किताबें मदद दें बच्चे को, ऐसी किताबें अगर होंगी तो उनका बहुत फ़ायदा बच्चे को पहुँचेगा। अखबारात होंगे, रिसाले होंगे, तो आप मानिए कि बच्चा दुनिया, देश, जहान के बारे में उनको पढ़ते हुए सीख रहा होगा, जान रहा होगा, अपने इल्म को बढ़ा रहा होगा। जो बात मैंने पहले कही कि कोर्स के बाहर का इल्म, उसी हवाले से बहुत सी कहानियाँ, कविताएं, ड्रामे, नावल तक, मतलब कोई जो बच्चा अगर 11वीं 12वीं तक पहुंच चुका है, बल्कि मैं तो कहूँगा उससे भी कम नीचे 10वीं तक का भी है, 8वीं 9वीं 10वीं का बच्चा, जिसमें अब अगर हमने एक जज्बा पैदा कर दिया पढ़ने के मुतालिक इस शक्ल में कि पढ़ना सिर्फ वो नहीं है जो कोर्स में है, पढ़ना वो भी है जो कोर्स के बाहर है, क्योंकि उससे बहुत कुछ हासिल होता है। तो किसी बच्चे को अगर हम इस हद तक, इस लेवल तक लाने में कामयाब हो गए तो शायद वो नावल भी पढ़ने की तरफ रुजू हो सकता है। तो नावल हों, कहानियों की किताबें हों, कविताओं की किताबें हों, सब्जेक्ट्स के मुतालिक किताबें हों जो हमारे कोर्सेज में हैं, तो ये सब कुछ जब वो बच्चा पढ़ रहा होगा तो यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ लाइब्रेरी से ये इमदाद मिलने के बाद बच्चों में एतमाद आया, उनमें सवाल पूछने की कुव्वत पैदा हुई, उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इस हद तक गया कि बहुत कुछ जो वो अपनी क्लास में सीख रहे थे उसके मुताल्लिक सवाल पूछने की उनमें हिम्मत पैदा हुई। तो हमारा जो ये खदशा रहता है कई बार कि बच्चा इधर की चीज़ें पढ़ना शुरू कर देगा, कोर्स पर उसका ध्यान नहीं रहेगा, ये मुझे लगता है कि एक हमारी गलत फहमी है। हम अगर प्रॉपर ढंग से बच्चों को गाइड करते हुए ऐसी किताबों की तरफ लेकर जाएं, ऐसे लिटरेचर की तरफ लेकर जाएं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो क्यों नहीं वो बच्चा बहुत बहुत कुछ अच्छा भी पढ़ेगा अपने आप भी, बिना आपकी गाइडेंस के। और अगली बात जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है क्यों लाइब्रेरी वाले कंटेक्स्ट में, कि ये सब कुछ जब हो रहा होगा, जो मैं अब तक आपके सामने बात रखी, जब ये सब हो रहा होगा तो सोचने का दायरा वसी होगा उस बच्चे का। सोचने का दायरा वसी होने में ही एक चीज़ और शामिल होगी कि वो एक ही चीज़ को शायद अलग अलग जावियों से देखने के बारे में भी सोच सकता है। मतलब फ़र्ज़ करें कि किसी एक टॉपिक पर उसको लाइब्रेरी में 5 अलग अलग किताबें मिलती हैं, उन्वान एक है, उनका मज़मून, उनका जो थीमेटिक कंटेंट है वो एक है, लेकिन 5 अलग अलग लोगों ने वो लिखी है। जाहिर है पांचों ने एक ही बात तो नहीं लिखी होगी, अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग जाविये से अपनी बात वो रख रहे हैं। तो जब ये वो 3-4 अलग अलग जगह से एक ही चीज़ के बारे में पढ़ता है तो अलग अलग जाविये से एक ही चीज़ को कैसे देखना है, उसको कैसे उसकी तफसीर करनी है, उसको एनालाइज करना है, ये चीज़ वो सीख रहा होगा, जान रहा होगा। अगर अच्छी लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी में किताबें एक ही तरह की नहीं होंगी,
एक ही तरह की नहीं होंगी तो अंग्रेज़ी का एक शब्द है, लफ्ज़ है, जो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है इस्तेमाल करने के लिए, हिंदी या उर्दू में मैं शायद उसका कुछ सही तर्जुमा ना कर पाऊँ, इंटरडिसिप्लिनरी, यानी अलग अलग डिसिप्लिन्स की। ज्योग्राफी की किताब भी है वहाँ, हिस्ट्री की भी है, पॉलिटिकल साइंस की भी है, अंग्रेज़ी की भी है, हिंदी की भी है, कहानियाँ भी हैं और तमाम किस्म का जिसे आप कहते हैं कि लिटरेचर भी है। साइंस की किताबें भी हैं जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी ये सब भी आ जाते हैं। तो आप बच्चे को एक खुला मैदान दे रहे हैं कि वो जो पढ़ना चाहे पढ़े, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट की किताब पढ़े। और थोड़ा सा अगर हम उसको प्रॉपरली गाइड करेंगे तो जो सब्जेक्ट उसको क्लास में अच्छा नहीं लगता, उससे मुतल्लिक कुछ किताबें अगर वो लाइब्रेरी में पढ़ता है, जो अच्छी लिखी हुई किताबें हैं और जो उसके सवालों का जवाब देने की ताकत रखने वाली किताबें हों, ऐसे लोगों ने लिखी हूँ जिन्होंने अपने दिमाग लगाया है उस चीज़ के ऊपर। मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से सब्जेक्ट्स जिनसे बच्चों को डर लगता है क्लास के अंदर, वो डर कुछ किताबें खोल सकती हैं। अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, जिन्होंने रियाजी पर, मैथमेटिक्स पर बहुत काम किया है, आपके महाराष्ट्र के ही एक लेखक है, वो गुजर चुके हैं अब, गुणाकर मुले, आपने अगर उनका नाम सुना हो तो। गुणाकर मुले जी ने जो किताबें लिखी हैं मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द, विज्ञान के इर्द गिर्द, साइंस के इर्द गिर्द, वो किताब अगर बच्चे के पास है तो यकीन मानिए कि उसको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर वो मैथमेटिक्स से डरता है, घबराता है, तो उसकी वो घबराहट कम हो सकती है। आखिरी बात जो मुझे क्यों वाले कंटेक्स्ट में उस हवाले से बहुत ज़रूरी लगती है, आप जब एक स्कूल में लाइब्रेरी का तसव्वुर करते हैं या कॉलेज में या उससे बड़े लेवल पर जाएं तो यूनिवर्सिटी में, तो जो मैंने शुरू में भी बात कही थी उसी को मैं दोहरा रहा हूँ एक सेंस में। आपको एक एक कमरा होगा, बड़ा सा हॉल कमरा होगा, चुप्पी होगी, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल होगा और पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करता आपको दिखाई देगा अगर उस लाइब्रेरी का सही इस्तेमाल हो रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक बच्चे में ये जितनी बातें मैंने कही, कंसंट्रेशन से पढ़ना, एक बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ना, अमन व अमान का माहौल बिल्कुल जिसमें कोई आवाज़ नहीं आ रही है, किसी को डिस्टर्ब ना करना, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इंसानी फितरत की जो हर किसी में होनी चाहिए कि कोई काम कर रहा है तो उस वक़्त उसको हम डिस्टर्ब ना करें, वो काम कर चुके उसके बाद उससे बात करें या उसकी इजाज़त लें बात करने के लिए। ये चीज़ें हमें बहुत बार लगता है कि इनके कोई मानी नहीं है, लेकिन ये बहुत जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमें महसूस होना लगता है कि इन चीज़ों का भी बहुत ही एक इनफरादी इम्पोर्टेंस है। तो ये सब चीज़ें भी बच्चा सीख रहा होगा जब वो किसी लाइब्रेरी में जाएगा। एक ख़ास किस्म का माहौल, उस ख़ास किस्म के माहौल में ख़ास ढंग से काम करने की तरतीब, तौर तरीका, किताबों को वो देखता है बिल्कुल तरतीब से लगी हुई हैं। और जब वो उसको ये कहा जाता है कि तुमने किताब जहाँ से उठाई वहीं वापस रखनी है, तो ये एक बहुत अच्छी आदत उसके अंदर पड़ती है, उसमें आती है, जो शायद वैसे उसकी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। घर जाएगा तो घर पर वो शायद इस आदत को ले जाए अपने साथ कि मुझे जो चीज़ जहाँ से उठाई है मुझे वापस वहीं पर रखनी है, कहीं और नहीं रखनी। तो ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि लाइब्रेरी क्यों होनी चाहिए, उसके कई तरह से जवाब मुझे तो इन सब बातों में मिलते हैं। बात और भी लंबी इस पे हो सकती है लेकिन मुख्तसर ही रखूँगा मैं। इतनी बात क्या क्यों वाले हवाले से आपके सामने रख रहा हूँ
आपके मन में कोई और बातें आती हों तो आप जरूर। अब मैं कुछ बढ़ता हूँ थोड़ा सा इस तरफ कि कैसे वाली बात। लेकिन कैसे में भी दो हिस्सों में बात करना चाहूँगा आपसे। पहला हिस्सा तो है कि बच्चों के साथ कुछ हमें, अगर हम पहले से तैयारी करें लाइब्रेरी के हवाले से, उनको ज़हनी तौर पर तैयार करें कि लाइब्रेरी क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो जब असल में लाइब्रेरी में जाना शुरू करेगा तो शायद उन सब चीज़ों को वो समझ। अब पहली बात जो मुझे सबसे ज़रूरी लगती है और जो एक उस्ताद ही अपने तालिब इल्म में डाल सकता है या उसके माँ बाप घर पर उसमें वो बात पैदा कर सकते हैं, लेकिन उस्ताद की बहुत अहम रोल मुझे लगता है कि उस चीज़ में है कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, किताबों से लगाव का जज्बा बच्चे में पैदा हो। ये सबसे पहली शर्त है कि अगर उसका किताबों के साथ लगाव होगा तो वो अपने आप लाइब्रेरी की तरफ भी उसका ध्यान जाएगा। उसके मन में लाइब्रेरी कहीं लिखा हुआ देखेगा और उसे मालूम है लाइब्रेरी क्या होती है, तो उसके कदम खुद उधर जाएंगे अगर हमने उसके अंदर किताबों के लिए लगाव पैदा कर दिया, जज्बा पैदा कर दिया। क्लास में ज़हनी तौर पर बच्चे को तैयार करने के लिए लाइब्रेरी के लिए एक और तरीका जो मुझे लगता है बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अखबारों का, रिसालों का, उनको पढ़ने के बारे में चर्चा, उनको पढ़ने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं इसके बारे में कुछ बातचीत, ये अगर होगी तो जो एक अहम हिस्सा है लाइब्रेरी का, अखबार और रिसाले, उनकी तरफ उसका ध्यान जाना शुरू होगा। एक चीज़ और जो हम बहुत ही कंक्रीट टर्म्स में करने की कोशिश कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल में इतना तो किया ही जा सकता है, कि मैं अगर मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, क्लास में अगर एक छोटा सा रैक रख दिया जाए, 5-6 खानों का रैक, और उस रैक में एक तमाम किस्म की किताबें हों, किसी एक सब्जेक्ट की ना हो, अलग अलग सब्जेक्ट्स की किताबें हमने रख दी और तरतीब से रखी है, अच्छे से रखी है। पहले दिन जब आप रखेंगे उस रैक को तो आप पाएंगे कि बच्चों का अपने आप ध्यान उस रैक की तरफ जाएगा कि ये कौन सी नई चीज़ मेरे क्लास में आ गई। वो मौजूद रहेगा रैक वहाँ लगातार, तो उसके होने का एहसास लगातार बच्चे को रहेगा और उसको ये भी महसूस होना शुरू होगा कि इसका यहाँ लगातार रहने का मतलब है कि इसकी कुछ ना कुछ अहमियत है। एक इसमें ज़रूर ये खतरा हो सकता है कि मैं जैसे देखता हूँ अपने बारे में, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं किसी एक सड़क से अगर हर रोज़ गुजरता हूँ तो पहली बार कुछ मेरे को दिखाई देता है, मेरा ध्यान उस तरफ जाता है, लेकिन उसके बाद मैं फर्ज करें 7-8 दिन बाद लगातार उस सड़क पर चलने के बाद मेरा ध्यान शायद उधर जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये तो एक मामूल की चीज़ है। तो रैक के बारे में भी ये हो सकता है कि कुछ दिनों बाद बच्चों को लगे कि ठीक है, पढ़ा है तो पढ़ा है। मकसद हमारा ये नहीं है, मकसद तो है कि उस किताबों पर रैक की तरह उसका ध्यान भी जाए और उनको वो इस्तेमाल भी करना शुरू करे। तो अगर आपको लगे कि कोई बच्चा उधर जा नहीं रहा, किताब निकाल कर देख नहीं रहा, तो आप पहलकदमी लीजिए। किसी दिन पीरियड से 2-4 मिनट पहले अगर आप क्लास में चले जाएं, या सब बच्चे नहीं आए, इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बच्चों के आने का, या कोई भी वजह हो सकती है ये करने की, आप
रैक के पास जाकर खड़े होकर 2-4 किताबें निकाल कर उनको देखना, उनको पढ़ना, थोड़ा सा फरोलना, ऐसा कुछ करेंगे। बीच बीच में अगर रैक की तरफ जाएंगे, किताबों का इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे बच्चे को, तो बच्चों को ये महसूस होना शुरू होगा कि ये तो भाई एक ज़रूरी चीज़ है, हमारे उस्ताद कर रहे हैं तो इसमें कुछ है। और उसके बाद हो सकता है कि 1-2 बच्चे हिम्मत करके उसको देखना शुरू करें। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान हम रखें कि बच्चे बच्चे हैं, तो शरारत भी करेंगे और शायद वो बहुत तरतीब से वापस किताब को रखें नहीं, या कोई किताब एक आधी फट जाए उनसे, किसी किताब पर कुछ लिख दें, कर दें, तो उन चीज़ों से हम उनको टोके नहीं, रोके नहीं, समझाएं उनको, बताएं सही तरीका क्या है, सही बात क्या है। रोकेंगे टोकेंगे तो उनकी जो भी थोड़ा बहुत हौसला बना इस्तेमाल करने का, वो जाता रहेगा। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज़ हो सकती है। और इससे जुड़ी एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि मैं किताब उठाऊं, किसी एक किताब को उठाऊं और किसी एक किताब के बारे में मैं क्लास में 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, जैसा भी आपको मुनासिब लगे, आप उसके बारे में बात करें। आपने बात की बच्चों के साथ, उस किताब के बारे में कुछ बताया और फिर कुछ बच्चों को कहा भी तुम भी पढ़ो ये किताब। उनमें से कोई बच्चा हाथ उठाता है मैं पढ़ना चाहूँगा, उसको दें, वो पढ़े, पढ़कर वापस लौटे, तो दोबारा उस किताब के ऊपर बातचीत हो सकती है। उस बच्चे से पूछा जा सकता है तुमने क्या कुछ सीखा इस किताब से, कैसी लगी तुम्हें, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ चीज़ें अगर क्लास के अंदर हम करते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट एक डेवलप हो सकता है किताब के बारे में जानने के लिए, और लाइब्रेरी के बारे में फिर उनके दिमाग में धीरे धीरे इसी स्टेज पर, इस सारे प्रोसेस में किसी न किसी स्टेज पर आप लाइब्रेरी लफ्ज़ भी ला सकते हैं। और जिन बच्चा, अगर आप ऐसी क्लास में हैं जिस क्लास के बच्चों को लाइब्रेरी का इल्म ही ना हो, तो बताइए उन्हें लाइब्रेरी क्या होती है, और उनको शायद महसूस होने लगेगा कि ये मेरे क्लास में भी ये रैक की शक्ल में एक बिल्कुल छोटी मोटी सी लाइब्रेरी ही खड़ी है। तो ये जो बात है, मुझे लगता है कि ज़हनी तौर पर बच्चों को तैयार करना। अब आप इस पर आप खुद सोचिए कि कौन सी क्लास में किस तरह के तरीके, किस तरह की बात बच्चों को मुनासिब लगेगी, उनके मुआफिक होगी। ये सब आपके सोचने की बात है, क्योंकि इंडिविजुअल टीचर अपने हिसाब से इस चीज़ को फिर लेके जाएगा बच्चों के पास। आखिरी हिस्सा, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि अब तक जो मैंने बात की उस पर कुछ आप लोगों की तरफ से सवाल या तो हम ले लें, कुछ बात इस पर करना चाहें आप, या कि आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं हम। 10 मिनट क्योंकि बचेंगे तब हम सवालात करेंगे। मुझे लगता है सवालात ज़्यादा आने चाहिए, और मुझे मालूम नहीं, टाइम मैंने देखा नहीं, मैं ज़्यादा वक्त ना ले गया हूँ। अभी 10 मिनट है, आप बात कीजिए, हम अच्छा सवालात के लिए ओपन करेंगे सेशन। अच्छा, चलिए। लेकिन आप पूछ जी जी। लीजिए कि कोई अभी भी अगर फ़र्ज़ करे चाहता हो कि अभी बीच में ब्रेक देकर सवाल जवाब करने हो तो अच्छा, पूछ अगर लीजिए आप। किसी को सवाल है तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में डाल दें, हाँ, हम उसमें तो सवाल डाल यहाँ ही पे रख दें, देंगे। उसमें तो डाल ही हाँ हाँ। दें, क्योंकि सारी बात एक तरफा होना भी सही नहीं है। जी जी। तो अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाल दें। गुफ्तगू खत्म होने के बाद आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो जारी रखूं फिर मैं? जी, आप जारी रखें, हम अच्छा, गुफ्तगू खत्म होने के बाद शुरू करते हैं सवालात। चलिए चलिए। तो क्यों होना क्यों होनी चाहिए लाइब्रेरी, उसके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें साफ हुई होंगी। बहुत सी, मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो गैर मामूली हो या जिसका इल्म हमें पहले से ना हो। बस इतना है कि हमें खुद को याद दिलानी है ये बातें, कि ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी है लाइब्रेरी का होना। और ये अगर हम समझ जाते हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है हमारे लिए। अब लाइब्रेरी कैसे कैसे वाली अगर बात पर आए, तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्कूल में लाइब्रेरी है
मगर चल नहीं रही है, तो उसे ज़िंदा किया जाए। कैसे ज़िंदा किया जाए ये तो हर स्कूल की अपनी अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। आप सोचें, आप में अगर जज्बा है बच्चे की तालीम को लेकर, बच्चे के इल्म को और वसी करने को लेकर, बच्चे को खुद मुख्तार बनाने की तरफ बढ़ने के लिए मदद करने को लेकर, तो आप सोचेंगे कि इस लाइब्रेरी को ज़िंदा कैसे किया जाए। लाइब्रेरी अगर नहीं है तो कोशिश की जाए कि लाइब्रेरी हो। अब ये भी अलग अलग स्कूल के हालात पर मुनहसर होगा कि कुछ स्कूल बहुत छोटे हो सकते हैं, कोई अलग से कमरा हो सकता है कि वहाँ ना हो। और अगर अलग से कमरा नहीं है तो अब आप याद कीजिए जो मैंने शुरू में आपको हवाला दिया था पेड़ के नीचे लाइब्रेरी का। मैं अब ये तो नहीं कह रहा कि पेड़ के नीचे लाइब्रेरी बना लीजिए स्कूल में कहीं, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे कि कहाँ पर कुछ किताबें रखी जा सकती हैं, कुछ रिसाले और अखबारात रखे जा सकते हैं, और वो चाहे बड़ा टेम्परेरी सा अरेंजमेंट हो, रोज़ रोज़ करना पड़े उसको, या जैसा भी है। तो अगर नहीं है तो होनी चाहिए, कोशिश की जाए कि वो हो। और एक बार, और जिस स्कूल में लाइब्रेरी ऑलरेडी है और अगर अच्छे से चल रही है तो बहुत बढ़िया बात, अच्छे से नहीं चल रही उसको रवानी देने की कोशिश की जाए। तो एक चीज़ हम ये, मुझे मालूम नहीं आपके स्कूल्स में पीरियड्स के लिहाज से कुछ होता है कि नहीं, लेकिन मेरी जानकारी में कुछ ऐसे स्कूल हैं जो लाइब्रेरी का एक अलग पीरियड रखते हैं कि उस पीरियड में बच्चे लाइब्रेरी में जाकर अपनी तरफ से जो पढ़ना चाहें, जो करना चाहें वो करें। तो स्कूल में लाइब्रेरी के पीरियड के होने का प्रोविज़न अगर हो सकता हो तो उसके बारे में सोचा जाए, अगर अब से पहले नहीं है। और बच्चों को लाइब्रेरी में जाने का हौसला ज़रूर दिया जाए, उनका ध्यान उस तरफ, जो मैं पहले आपको ज़हनी तैयारी की बात कह चुका हूँ, वो अगर हो चुकी होगी तो बच्चा अपने आप जाएगा लाइब्रेरी का पीरियड होगा तो जाएगा, वरना कोई खाली पीरियड होगा तो अपने आप जाएगा, अपने इंटरेस्ट से, अपने शौक़ से। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बच्चों में वो चीज़ अभी नहीं आई है तो उस्ताद को देखना होगा कि वो कैसे बच्चों को लाइब्रेरी की तरफ रुजू करें, उनका ध्यान उस तरफ लेकर जाए। शुरू में जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं हैंड होल्डिंग, हाथ पकड़ के बच्चे का उसको वहाँ तक ले जाने का काम और उसका इंटरेस्ट क्रिएट करने का काम, ज़बरदस्ती किए बिना उसको उसकी पूरी आज़ादी की छूट देते हुए, ये शायद हमें करना हो। अगर लाइब्रेरी चाहे हालात उसके कैसे भी हो, किताबें लाइब्रेरी में, ये बात मैं पहले कह चुका लेकिन दोहरा रहा हूँ कि अगर लाइब्रेरी है तो किताबें उसमें हर तरह की। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किताबें सिर्फ बच्चों की दिलचस्पी की ना हो, किताबें ऐसी भी हों जिनको उस्तादों को भी पढ़ने में मज़ा आए। तो लाइब्रेरी सिर्फ बच्चों के लिए तो नहीं होनी चाहिए, वो उस स्कूल में पढ़ाने वाले जो उस्ताद हैं जिनको उससे फ़ायदा हो सकता है, फैज़ हासिल हो सकता है, उनको भी वो लाइब्रेरी उनके लिए भी है, तो उनके लिए किताबें भी होनी चाहिए उस मेयार की, उस लेवल की जो एक बड़े उम्र के इंसान का होता है। किताबें हों, हर सब्जेक्ट की हों, तमाम किस्म की हों। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़रूरी हमारे मुल्क, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के हवाले से लगती है, जितनी ज़ुबानों में हो सकती हों उतनी ज़ुबानों में। अब आप कह सकते हैं कि जी जो ज़ुबान बच्चों को आती नहीं है उसकी किताब रख के क्या करना है, मगर मेरे ख़्याल में हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, और आप जिस भी किसी सूबे में हैं उस सूबे की जो ज़ुबान है, कम से कम ये 4 ज़ुबानों की किताबें तो हम रख ही सकते हैं। कुछ सूबे ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं अपना ही हरियाणा का एग्जांपल दूं तो हरियाणा का आदमी पंजाबी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। स्क्रिप्ट की बात ज़रूर थोड़ा सा कई बार दिक्कत पैदा करती है कि वो किस रस्मुल ख़त में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे टाइम में, यानी आज 60 का जो दहाका था, 1960 का दहाका जो था, उसमें हरियाणा में पंजाबी पढ़ाई जाती थी 70 तक, 70 वाले दहाके तक भी शायद रही।
तो मुझे मालूमात है इस बात की कि बहुत से लोग जो उस दौर में पंजाबी पढ़े हुए हैं पढ़ लेते हैं वो, हालांकि उनका उससे लिंक टूट गया, लेकिन कोई किताब उनको दिख जाए तो उनको लगता है कि हाँ यार पढ़ के देखते हैं कैसी है क्या है। तो मैं आपको उदाहरण में एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जैसे हरियाणा का आदमी पंजाबी जो बिल्कुल साथ का सूबा लगता है उसकी किताब पढ़ने के लिए तैयार हो सकता है, तो आपके जो साउथ वाले स्टेट्स हैं उनकी तो कई ज़ुबानों में काफ़ी कुछ मिलता जुलता भी है मेरे ख्याल से। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पर कहना मेरे मकसद ये है कि 3-4 ज़ुबानों की किताबें कम से कम ज़रूर हों उसमें, तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के बारे में हों, लिटरेचर की हों, हिस्ट्री की हों, और वो आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों के हिसाब से, उनकी क्लास के हिसाब से। मेयार की किताबें हों, ये भी अगर कोशिश की जाए तो बेहतर होगा कि बिल्कुल जिन्हें हम कहते हैं चलती किताबें, सड़क छाप जिनको मैं कहूँगा, वो भी वैसे तो पढ़ी जाती हैं शौक में, लेकिन बच्चों में हम उसको अगर फ़िलहाल अवॉइड करें, बच्चों के सामने हम वो किताबें रखें जो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि सीख देने वाली किताबें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं, शिक्षा देने वाली किताबें, तालीम देने वाली इस रूप में कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, उन किताबों की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मेयारी किताब कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है तो उसका कंटेंट जो किताब का है वो पढ़ने लायक हो और सोचने पर मजबूर करे, बच्चे को एंगेज करें, इतना हल्का भी ना हो कि बच्चा बिल्कुल ही उसमें बह जाए, लेकिन ऐसा हो कि उसमें कुछ थोड़ा सा उसके जहन के ऊपर सोचने का एक मादा पैदा हो उसके अंदर। तो मेयार की किताबें हों, स्टैंडर्ड की किताबें हों तो ज़्यादा बेहतर है। किताबों की क्लासिफिकेशन भी हो मेरे ख्याल में। अब मैं जब क्लासिफिकेशन कहता हूँ तो मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि मुझे मालूम है स्कूल में लाइब्रेरियन नहीं होंगे, तो उस तरह की क्लासिफिकेशन जो लाइब्रेरीज में होती है, नंबर डाला जाता है, वो सब किया जाता है, वो तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आप सोचें कि घर में भी हमारे पास अगर 100 किताबें हैं फर्ज करें, तो उन 100 किताबों की भी मैं कोशिश करूंगा कि एक तरह की, एक सब्जेक्ट की या एक तरह के उन्वान की किताबें इकट्ठी हों ताकि मुझे ढूंढनी न पड़े। तो मैं जब क्लासिफिकेशन कहता हूँ तो मेरा कहने का मतलब है या तो सब्जेक्ट वाइज या उसके कंटेंट के हिसाब से, या कोई भी आप तरीका सोच सकते हैं उसका कि किस बात को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन आप कर लें, उन किताबों को उस तरतीब में रखें। और बच्चों को ये तो खैर सिखाया ही जाएगा कि भाई जहाँ से निकाली है किताब वहीं आपने वापस रखनी है। तो क्लासिफिकेशन हम करें किताबों की, और किताबें ऐसी ना हों कि भाई सिर्फ वहाँ पर बैठ कर बच्चा पढ़ सके। बाकायदा जो लाइब्रेरी हम स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि इशू होती है किताब 10 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, या जो भी मियाद आपने रखी है, तो किताबें इशू की जाए, घर ले जाए बच्चा, कोई ऐसी बात नहीं है। फाड़ कर ले आए तो भी कोई बात नहीं है। मैं अगर साइकिल चलाना सीखता हूँ तो साइकिल का पैडल टूट जाता है या मुझे खुद को चोट लग जाती है या कोई ऐसा नुकसान हो जाता है तो वो तो होगा ही, जाहिर है कि शुरू में आप किसी भी चीज़ को सीखने की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ नुकसान होता है उसमें, लेकिन वो लंबी देर पा चीज़ है जो आपको पूरी उम्र मदद करने वाली है। तो शुरू का वो नुकसान कोई मानी नहीं रखता है। तो बच्चा फाड़ के ले आता है, कुछ उस पर लिख के ले आता है, तो उसको डांटे बिना समझाने की बात आगे के लिए। तो बच्चों को इस बात से रोके नहीं कि वो घर किताब ना लेके जाएं। बहुत सी मैंने लाइब्रेरीज में देखा है, तो फिर मुझे लगता है कि लाइब्रेरी का मतलब ही क्या हुआ अगर किताब पढ़ने के लिए बच्चा ले जा नहीं सकता, वहाँ बैठ कर पढ़ नहीं सकता और वो बंद अलमारी में पड़ी रहनी है सिर्फ इस खदशे की वजह से कि जी ये ख़राब हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में वो लाइब्रेरी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इशू की जाए किताबें, उसके कुछ रूल्स भी बने, सिस्टम क्रिएट हो और बच्चों को रोका ना जाए इस्तेमाल से। वो जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें, वहाँ बैठ कर पढ़ना चाहें चाहे घर ले जाना चाहें।
कभी कभार मुझे लगता है कि वो आप सोच सकते हैं 15 दिन में एक बार हो सकता है, महीने भर में एक बार हो सकता है कि लाइब्रेरी की किसी किताब के हिस्से बच्चों के साथ पढ़े जाएं। वो अगर कोई लाइब्रेरी का अलग से पीरियड है, उस पीरियड में हो सकता है, पीरियड नहीं है तो आप क्लास में कर सकते हैं इसका। मेरा ये मानना है कि बहुत से हमारे उस्ताद साथी एक एक जो आर्गूमेंट देते हैं, एक जो तर्क देते हैं, वो ये होता है कि जी टाइम कहाँ होता है इन सब चीज़ों के लिए, सिलेबस पूरा करने का इतना दबाव होता है, तमाम किस्म के काम करने पड़ते हैं स्कूल में, ये सब बातें होती हैं, तो इन चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है। तो उसका तो मैं एक ही जवाब देता हूँ कि आप अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो टाइम आप निकाल लेते हैं। टाइम आप चाहे निकाल पाए 10 मिनट ही, लेकिन निकाल लेते हैं। और वो 10 मिनट फिर अगर निकल आए तो आप उस 10 को आधे घंटे तक भी ले जाते हैं। आपका क्योंकि इंटरेस्ट है उसमें तो आप कर लेंगे उसको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कभी कभार ये जो मैं जोड़ इसको इस बात से रहा हूँ कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जी अब बैठ के बच्चों को कहानी के ऊपर चर्चा करें, सुनाएं जो लाइब्रेरी से किताब लाए हैं, या हम अपना कोर्स पूरा करें। तो इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि महीने में एक बार या महीने में 2 बार अगर आप करते हैं तो साल की कितनी बार हुआ, आप अगर कुल मिलाकर देखें बहुत ही कम तादाद बनती है उन मौक़ों की जब आप ये कर रहे होंगे। तो मेरे ख्याल में वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके कोर्स पर, सिलेबस पर उसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फ़ायदा इसका ये होगा कि बच्चों के साथ आप चर्चा कर रहे हैं, बच्चे ने कोई किताब पढ़ी या उसी पर चर्चा कर रहे हैं तो और भी बेहतर, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी पढ़ी हुई किताब के ऊपर बात हो रही है। और बातचीत करते हैं तो बच्चों के दिमाग खुलते हैं, सवाल जवाब होता है तो उनकी अकल बढ़ती है, अकल साफ़ होती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे मैंने पहले कहा, वो भी बनता है और बढ़ता है, वो खुलते हैं आपके साथ। एक चीज़ और जो मुझे लगता है की जा सकती है, बच्चे ने, किसी ने कोई किताब पढ़ी तो आप उस बच्चे को कहें कि तुम इस किताब के बारे में कुछ लिख कर लाओ। अब आप देखिए कि किताब उसने पढ़ी है, एक तो उसने पढ़ने का हुनर हासिल किया है, उस पूरे दौरान पढ़ते पढ़ते सोचने का हुनर हासिल किया है, और उस सोचे हुए को फिर अब अगर आप कहते हैं कि मैं लिख के लाओ, तो जैसा भी लिख के लाए, बच्चा है तो वो बच्चे के हिसाब से ही लिख कर लाएगा, हमारी तरह से तो लिख कर लाएगा नहीं, मगर लिखने की आदत उसको पड़ेगी। तो कोई भी बच्चा, हो सकता है कि आपकी क्लास के 60 बच्चे हों और 60 में से 2 ही ऐसे निकल कर आए, तो कोई बात नहीं, 2 ही सही, वो 2 तो कम से कम याद कर रखेंगे उस सारी एक्सरसाइज को, उस बात को जो हुई है। तो ये अपने तासुरात लिखें उस किताब के बारे में। और ये जितनी बातें मैंने ऊपर कही, आप अगर सोच रहे होंगे इनके बारे में तो आप ज़रूर मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि इनमें कई काम बच्चों के लिए खुद निकलते हैं। क्लासिफिकेशन करनी है किताबों की तो आप बच्चों को अपने साथ लगाइए क्लासिफिकेशन करने में, तो बच्चे देखेंगे किताबों को, हाथ में आएंगी उनकी, एक ख़ास किस्म का जो है ना, वो एक इमोशन पैदा होता है बच्चे में जब वो किताब को हाथ में पकड़ता है। तो क्लासिफिकेशन उनसे करवाइए। रैक में किताबें अगर ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, उनको सही तरह से जचाने में उनकी मदद ले सकते हैं आप, उस दौरान वो सीखेंगे कैसे कहाँ किताब रखनी है। तो और भी कई काम, अभी मैं इतनों का ही हवाला दे रहा हूँ, और भी कई काम वो बच्चा सीखेगा, जानेगा, समझेगा अगर आप उसको करवाएंगे तो। आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल आखिरी, कि ये जितनी बातें कही मैंने, जैसे शुरू में ही कहा था कि ज़्यादातर वो आपको लगेंगी जो बड़े बच्चों के लिए हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए हैं। लेकिन उनके साथ भी अगर हम ये सब करते हैं तो आप ये मानिए कि कॉलेज पहुंचने पर वो अपने आप कॉलेज जाने के बाद लाइब्रेरी की तलाश करेंगे, क्योंकि आपने उनके स्कूल के आखिरी 3-4 साल में उनको ये आदत डाल दी किताब तक जाने की, अखबार तक जाने की, रिसाले तक जाने की, लाइब्रेरी तक जाने की।
तो कॉलेज में जाएगा तो उसको मतलब है खुद ही उसका मन करेगा मैं लाइब्रेरी में जाऊँ, पढ़ूँ और इशू करवाऊँ किताबें, अपने इल्म को और वसी करूँ। मेरे ख्याल में मोटे तौर पर जितनी बात मैंने कहनी थी कह दी। जी वक्त मुझे नहीं मालूम, मैं हो सकता है हाँ 10-12 मिनट ज़्यादा ले गया हूँ। जी, वक्त तो हो गया है। अभी हम सवालात के लिए ओपन कर देते हैं। जी ज़रूर। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो अपने सवाल रखें अनम्यूट करके, आपके पास वक्त है। आप अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल दें अगर उसमें दिक्कत आ रही है तो। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। जी जी जैसे 7th 8th 9th तक तो हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों को लाइब्रेरी में लेकर जाएं, पढ़वाएं, जी क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होता है। जी लेकिन जब 10th पे बच्चे आ जाते हैं तो एक कंपटीशन वाले ट्रैक में आ जाते हैं। वहां पर टीचर्स का प्रेशर रहता है, हर टीचर बोलता है कि अपने अपने सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर लाने हैं। अलग अलग जी टीचर्स का प्रेशर बच्चे पे रहता है। जी ऐसे प्रेशर में, ऐसे ट्रैक में, कंपटीशन के माहौल में बच्चों जी को लाइब्रेरी से जोड़ना उसी नेचर के साथ जो बच्चे बचपन में पढ़ रहे थे, तो जी थोड़ा ऐसा लगता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जॉब लेना है, बहुत से टीचर माँ बाप बोलते हैं कि जल्दी पढ़ना है, जल्दी सर्टिफिकेट हासिल करनी है, जल्दी डिग्री लेनी है, जी पढ़ना है। जी तो इस तरह का घर का प्रेशर भी रहता है और टीचर्स का भी अपना ऐसा कल्चर नहीं रहता है कि वो किताबें पढ़ें, लाइब्रेरी में जाएं। टीचर्स भी खुद इस तरह के नहीं होते हैं नॉर्मली, मतलब पढ़ने का मामला बहुत कम देखने को मिलता है। जी हाँ, इसी में एक और बात ये है कि जैसे आर्ट्स स्ट्रीम है, उसमें तो ऑप्शन है, मतलब कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हिस्ट्री के दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। उसको जी लगता है कि रिफर करने के लिए और लोगों को पढ़ूं। लेकिन जो लोग साइंस स्ट्रीम के हैं या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं या टेक्निकल स्ट्रीम्स के हैं, उनके लिए तो ऐसा लगता है कि दरवाजा ही नहीं है। वो जो सिलेबस है वही अच्छे से पढ़ के नंबर लाएं तो जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो देखिए, आपकी बात पूरी हो गई। जी जी, हो गई। अच्छा, जो पहला हिस्सा आपकी बात का है उसका तो मेरे देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 7वीं 8वीं 9वीं 10 आपने 10वीं का हवाला दिया कि 10वीं में प्रेशर बनना शुरू होता है, जी तो 7वीं 8वीं 9वीं में अगर आपने बच्चे को लाइब्रेरी की आदत डाल दी और वो बहुत ही इस तरह से आदत उसकी बनाई गई है या बनी है कि उसको कोई दबाव महसूस नहीं हुआ है और वो उसकी तरफ एक तरह से यूँ कहें कि नेचुरल कोर्स में रुजू हुआ है, जी तो 10th में वो लाइब्रेरी में अगर नहीं भी जाएगा तो कम से कम इतना तो है कि आपने उसको एक आदत तो डाल दी है, उसके दिमाग में लाइब्रेरी का आइडिया बना रहेगा। हाँ हो सकता है कि वो अपनी 10वीं की पढ़ाई की तैयारी में उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दे, लेकिन उन चीज़ों पर ध्यान देते हुए भी 1% चांस ये हो सकता है कि उसको लगे अरे यार वो लाइब्रेरी में फलां किताब देखी थी, वो मेरी इस प्रॉब्लम का हल निकल सकता है शायद उस किताब से। जी जी मतलब जी। किताबों से अगर आपने बच्चे को गुजार दिया, उस माहौल से हाँ गुजार दिया, सही तो सही। बच्चा अगर उसको जज्ब कर लेता है, इंटरनलाइज जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जी वो अगर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन गई चीज़ उन 3 साल में 4 साल में, तो अगर वो कंटिन्यूअस बेसिस पे लगातार नहीं भी जाता लाइब्रेरी, तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क पड़ने वाला इसलिए नहीं है कि किताबों से तो आपने इंट्रोडक्शन करवाना था, करवा दिया, तो समझ में आ गया होगा उनकी अहमियत क्या है, उसको जब ज़रूरत पड़ेगी वो लाइब्रेरी जाएगा या किताब उठाएगा। जी जी तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि एक बार वो आदत छूट गई तो छूटी ही रहेगी। हालात आपकी ज़िंदगी के बदलते रहते हैं, उन हालात के बदलने के साथ साथ आपके वो जो रिएक्शंस हैं, आपका जो रद्द अमल है वो भी बदलता है। तो जी वो तो अब हम बांध के तो रख नहीं सकते बच्चे को भी ज़रूर ही जाओ, वो तो ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ बनेगी। तो पहले सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल में यही बनता है, क्योंकि जी एक चीज़ ज़रूर हम कर सकते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसी किताबों के बारे में अगर हम बताएं, जो मैं पहले भी कह चुका अपनी बात में,
कि जो उसके इम्तिहान में भी उसको मदद कर सकती है, कुछ किसी स्पेसिफिक कंसेप्ट को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल कंटेक्स्ट से ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। आपने थ्योरी में एक बात कह दी, लेकिन पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में उसका अक्स किस तरह से आया, वो अक्स अगर आप किसी किताब से उठाकर बच्चे को दिखा देते हैं तो बच्चे को समझ में आएगा कि इस तरह की किताब मेरे फला सवाल का जवाब दे सकती है। तो पहले हिस्से का तो ये है। दूसरे हिस्से में जो आपने साइंस वाली बात की, वो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि साइंस के बच्चों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। लेकिन मेरी बात पहुँच रही है या नहीं आप तक? जी, आवाज आ रही है आपकी आ रही पूरी। है ना? हाँ। तो जी लेकिन जी मैं जी, साफ। जैसे आपको बिल्कुल, थोड़ा लंबी बात हो जाती है क्योंकि उसके किए बिना रहा नहीं जाता। अब कंक्रीट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ साइंस का, कि बीएससी 1 को मैं पढ़ाता था और बीएससी 1 में महज 50 मार्क्स का एक अंग्रेजी का पर्चा था। उनकी क्लास में जिस दिन मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ के आया ईदगाह, अब आप यकीन मानिए कि उन बच्चों ने कहा कि जी एक आप 10 दिन में एक बार हमसे ऐसी बात किया करें। यानी उनको मतलब सच में इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि वो 5 पीरियड जो अपने साइंस के पढ़ के आते होंगे, और फिर अंग्रेजी में मैं उनको कीट्स और शेक्सपियर तो खैर नहीं होता उस लेवल पे, तो जो भी मैं पोएम्स पढ़ा रहा हूँ तो वो भी अंग्रेजी में है, तो हिंदी की एक चीज़ मैं ले गया तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आया उसमें। जी तो साइंस के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी जो एक लेवल पे रूखा सूखा सा उनका जो कोर्स होता है, सिलेबस होता है, मुझे तो लगता है साइंस के बच्चों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है लाइब्रेरी जी के डाइवर्शन के लेवल पे और एक बेहतर इल्म हासिल करने की। और साइंस की भी कई किताबें आपको ऐसी मिले, अगर आप तफ्तीश करें, तलाश करें, तो साइंस एजुकेशन की बहुत सी ऐसी अच्छी किताबें हैं जो बच्चे के इंटरेस्ट की होंगी। वो तो आप लाइब्रेरी में अगर ले आएँ तो साइंस के बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। जी जी। जी, कोई सवाल और कोई ये बात चैट एक बॉक्स में सवाल, कुछ? एक चैट बॉक्स में एक सवाल आया है। जी, डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक मिनट में पढ़ दूँ यहाँ पर। जी, मैं बोल देता हूँ आपको। व्हाट इज़ योर टेक ऑन डिजिटल लाइब्रेरी, जी 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 ये कह रहे हैं। देखिए, जी देखिए ऐसा है कि जब मैं फिज़िकल स्पेस की लाइब्रेरी की बात करता हूँ तो उसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। फिज़िकल स्पेस में उस किताब को अपने हाथ से टच करना, वो जो सेंसेशन है वो एक अलग तरह की सेंसेशन है जो बच्चे को महसूस होगी। उसकी एक अपनी अहमियत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डिजिटली कुछ अवेलेबल है तो उसका आप इस्तेमाल ना करें। मेरा मानना ये है कि हमको दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ख़तरा इसमें ये ज़रूर होता है कि आप डिजिटल पर एक बार चले गए तो आप सुस्त पड़ जाते हैं कि अब लाइब्रेरी तक क्यों जाऊँ, मुझे यहीं पर मिल जाएगा। लेकिन डिजिटल में भी आपको हर तरह की किताब शायद ना मिल पाए। बहुत सी किताबें होंगी जो आपको फिज़िकल लाइब्रेरी में ही मिलेंगी। तो मैं डिजिटल लाइब्रेरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसका जुडिशियस यूज़ हो, उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो। और बहुत कुछ ऐसा मिलता है आपको इंटरनेट के ऊपर जो शायद आपको वैसे अवेलेबल ना हो, तो उसका इस्तेमाल तो होना ही चाहिए, उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है उसका इस्तेमाल करने में। मगर जो लाइब्रेरी पुराने स्टाइल की, जिसे मैं फ़िज़िकल लाइब्रेरी कह रहा हूँ, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। वहाँ का माहौल, आप जाते हैं तो एक ख़ास तरह का माहौल, किताब को पकड़ने का। मैं वहाँ बैठकर अपने नोट्स ले सकता हूँ किसी पेपर की तैयारी के लिए, बच्चे जाते हैं इस तरह से, तो उसका अपनी एक अहमियत है। और डिजिटल लाइब्रेरी में कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल में, सोने पे सुहागे जैसी बात हो सकती है वो। जी, मुझे मालूम नहीं उनका जवाब मैं पूरी तरह दे पाया या नहीं, वही बताएंगे। कुछ साइंस की किताबों के नाम बताएं जो दिलचस्प हो। देखिए, साइंस की किताबों के नाम तो मैं बताने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ
मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ से मिल सकती हैं। एक एकलव्य नाम की का इदारा है, तंजीम है, तंजीम का इदारा का, ये बहुत पुराना मध्य प्रदेश में। वो लोग बहुत किताबें छापते हैं और उनकी साइंस की किताबें भी छपती हैं, और रिसाला वो एक निकालते हैं साइंस के लिए, मेरे ख्याल में उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हमारे दोस्त मुजाहिद को शायद याद होगा अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात तो। चकमक 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 नहीं है, को स्रोत 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 जो है वो थोड़ा बड़े उम्र के लोगों के लिए बेहतर है, और चकमक तो है ही। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एकलव्य की किताबें से आपको बहुत अच्छी किताबें मिल सकती हैं साइंस एजुकेशन से रिलेटेड, उसको टटोला जा सकता है बखूबी। और बाकी साइंस मेड इजी टाइप की आपको अंग्रेज़ी में शायद आइंस्टाइन की या न्यूटन की या ये जो हाल में गुजरे हैं स्टीफन हॉकिंग की, आपको शायद, मुझे मालूम नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद अवेलेबल हों कुछ इस तरह की आसान लैंग्वेज में, वो मुहैया की जा सकती हैं। तो देखिए, जिसको शौक़ होगा वो उन तक पहुँचेगा। फ़िलहाल तो मैं आपको एकलव्य, चकमक, स्रोत इनके हवाला ही दे सकता हूँ फ़िलहाल, जो मुझे ध्यान आता है। मैं भी इसमें एक ऐड कर दूं, प्रथम बुक्स जो है उसमें भी अभी आप देखेंगे कि स्टेम पे बहुत सारी किताबें हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैथ्स। तो उस पे उसके अराउंड दिलचस्प इंटरेस्टिंग किताबें हैं। तो प्रथम के वेबसाइट पे आप जाएं या स्टोरी वीवर वेबसाइट पे, तो आपको वहाँ पे वो सारी किताबें मिलेंगी। आप ऑर्डर करके मंगा भी सकते हैं और उसका डिजिटल वर्जन भी पढ़ सकते हैं। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ सवाल जो मैं देख पा रहा हूँ। एक सवाल आया है निज़ामुद्दीन मोहम्मद साहब का, शायद है ये, कि सबसे पहली लाइब्रेरी कौन से साल में बनी और कौन से मुल्क में कायम हुई। अब ये मुझे, ये तारीख़ी बातें तो इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है। ज़ाहिर है कि जब कागज़ का ईजाद हो चुका होगा, प्रिंटिंग होनी शुरू हो गई होगी, एक तो तब की हम कह सकते हैं प्रिंटिंग, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कब हुई होगी शुरू, वो तो 18वीं या 19वीं सदी में शायद, 18वीं सदी में शायद। तो छपे हुए शक्ल में शायद तब से आई होंगी किताबें और लाइब्रेरी बननी शुरू हुई होंगी। और बाकी तो हम सुनते हैं कि बहुत ही पुराने वक्त में भी कस्तूनतुनिया या इस तरह के जो इलाके थे, जो लाइब्रेरियाँ जलाई गई जब एक ऐसा माहौल बना के, जहालियत का माहौल बना जब, तो इसका मतलब लाइब्रेरियाँ तो जब से यूनिवर्सिटीज़ हैं, जब से कॉलेज बने हैं, गुरुकुल बने हैं, तब से ही लाइब्रेरीज तो रही होंगी, मेरा ये ऐसा मानना है। एक सवाल ये है अच्छा, कि, ये एक सवाल है सर, मैंने, हाँ हाँ पूछो। पूछिए, आप पूछिए। हाँ, मैंने स्कूल में भी लाइब्रेरी बनाई है, लेकिन बच्चों को किताबों के करीब लाने में मुश्किल हो रही है। जी, उसकी वजह आपको क्या लगती है? हेलो जी, आपने जो सवाल किया उसमें किस तरह की मुश्किल पेश आ रही है आपको, कुछ अगर उसका आप वाज़े कर पाए बात। उनका जवाब तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, हाँ, नहीं पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी तो है, लेकिन कोई आ नहीं रहा है वहाँ हाँ, पे, वो तो जैसा मैं कि समझ गया। आपके सेशन में देखिए, जी। वो तो मैंने कुछ तरीके आपको सुझाए कि अगर क्लास के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना शुरू करें जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट लाइब्रेरी की तरफ बने, जो मैंने क्लास के अंदर रैक की बात की, किताबों का एक रैक, लकड़ी का हो चाहे स्टील की अलमारी हो, बेहतर होगा कि वो ओपन रहे, बंद ना हो, खुली किताब दिखाई दे बच्चे को। तो वो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि बच्चों को वहीं पर अगर बैठे हुए पढ़ने की किसी तरह से आप वो डाल दें आदत, और हफ्ते में 15 दिन में कोई एक क्लास आप ऐसी करनी शुरू करें जिसमें किताब में से कुछ पढ़ना शुरू करें। ज़बरदस्ती आप बच्चे को नहीं ले जा पाएंगे, वो तो बच्चे का जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा किताब में, तब तक वो नहीं जाएगा लाइब्रेरी में। तो और इंटरेस्ट पैदा करना हमारा काम है। उसके लिए जो तरीके मैंने सुझाए हैं आप उनको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, मेरे ख्याल में वही एक तरीका मुझे लगता है। ज़बरदस्ती तो ले जाना ठीक भी नहीं है। ये दुरेश्वर शेख हाथ उठाएं, आप सवाल कर सकते हैं अनम्यूट करके।
जी, आ रहा है सवाल या? एक ने सवाल पूछा था कि गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी की सहूलियत नहीं है तो उनके लिए हम क्या करें? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में लाइब्रेरी की सहूलियत ना होना वैसे तो मेरे लिए हैरानी की बात है। मतलब मेरा मानना है कि फंड्स तो आते होंगे लाइब्रेरी के लिए। आपके वहाँ क्या फंड्स आते होंगे, और लाइब्रेरी का होना कोई अनहोनी बात नहीं है कि लाइब्रेरी हो स्कूल में। तो ये तो आपके अगर जो प्रिंसिपल हैं वहाँ आपके स्कूल के, उनके ज़रिए आप ये बात ऊपर तक पहुँचाएँ कि हमारे यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, होनी चाहिए। और देखिए, मेरा ये मानना है कि ये अड़चनें सब जगह, बहुत जगह हैं। दो तरह की, एक तो कभी लाइब्रेरी है ही नहीं, और है तो उसकी अलमारियाँ बंद पड़ी। इसमें तो जो उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, उनका इनिशिएटिव काम करेगा कि आप पहलकदमी लें, प्रिंसिपल से बात करें, कहें कि जी होनी चाहिए लाइब्रेरी, क्यों नहीं है। आप अपने साथ दो चार और अपने उस साथी उस्तादों को जोड़ सके तो और भी बेहतर, क्योंकि बाद में वज़न बढ़ जाता है। वो अगर नहीं होता है और आपकी सारी मशक्क़त के बाद भी कुछ नहीं होता, तो क्लास में जो लाइब्रेरी का मैंने आपको आइडिया दिया है, उससे कौन रोकेगा आप? कोई रोकता है तो आप कह सकते हैं कि जी ये तो पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है, ये कोई उससे जुदा थोड़ी है। तो ये तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ही कोशिश करनी होगी, तभी लाइब्रेरी आ सकती है स्कूल में। और ये मेरे ख्याल में अगर कोई जवाब आपको देता है कि इसके लिए पैसे नहीं है, तो वो तो मुझे तो लगता है एक जहालत वाली बात है वो तो। हेलो सर, जी मैं दुले शहवाज से। जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने इतना अच्छा हमको गाइडेंस किया लाइब्रेरी के लिए। बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और उसका आंसर भी दे दिया। वही प्रॉब्लम मेरा यही था कि बुक्स की तरफ मैं बच्चों को ला नहीं सक रही। जी मेरा भी जिला परिषद का ही स्कूल है, मैंने खुद होकर जो है मैं मंथली कुछ बजट रख देती हूँ बच्चों के बुक्स के लिए। जी तो वो बुक्स ली हूँ, मगर बच्चे जैसा मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, ये फिल्म वगैरह में बहुत ज्यादा है, जी तो वो इसके करीब नहीं आ सकते। हालांकि मैंने उसके अंदर जी नॉवेल्स भी रखी हूँ, मंथली मैगजीन भी रखी हूँ, जी ऐसा जो कैरेक्टर्स हैं उन लोगों के अच्छे, उनके भी बुक्स रखी हूँ। जी ये मेरे लिए बहुत ऐसा मसला खड़ा हो रहा था। अ, अगर आपका जवाब मिल चुका है, मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, और जी उसको अच्छे से लाइब्रेरी को और मैनेज करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर जी योर जी गाइडेंस। जी, बहुत शुक्रिया। मैं इसमें इतनी बात कहूँगा कि मोबाइल वाला चक्कर तो बहुत ज़्यादा हो ही रखा है आजकल। अभी मैंने हाल में एक एक आर्टिकल पढ़ा, जो बहुत ही कम उम्र एक हमारी दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है, जो बच्चों के साथ काम करती हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात ये कही है कि मोबाइल बच्चों की असल में पहली चॉइस नहीं है। वो मोबाइल जब बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने वालिदैन से, वो देखता है कि वालिदैन अपने काम में मस्त हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। घर से बच्चे को निकलने नहीं दिया जाता है कि वो खेल कूद आए बाहर। अब बच्चे को किसी जगह तो अपना ध्यान बटाना है, और मोबाइल पेरेंट्स ही, वालिदैन ही दे देते हैं बच्चों को, तो उसमें लगा रहता है वो बच्चा। तो ये बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा बन गई हैं। उनसे लड़ना तो हमें ही है, अब कैसे लड़े वो तरीके तो निकालने पड़ेंगे अब। तो क्लास में कम से कम आप ये कर सकती हैं कि बच्चे क्लास में मोबाइल ना लेके आएँ। घर से लाने के लिए तो नहीं रोक सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिस वक्त क्लास में उसको उसको स्विच ऑफ करके रखो, जो बड़ी उम्र के खास तौर पर बच्चे, और उस तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ना जाए। स्विच ऑफ करवाइए फ़ोन्स को, और फिर बाकी चीज़ें आप जो मैंने सुझाई हैं, उम्मीद है उनमें से कुछ कामयाब होंगी। चलो जरूर, और मैं जरूर उसको फॉलो भी करूंगी सर। जी थैंक यू जी वेरी मच। जी कैसर जहान ने ये उठाए हाथ उठाए, आप सवाल कर सकते हैं। कैसर जहान रहमान सैयद, आप सवाल कर सकते हैं। ये आवाज़ तो नहीं आ रही है अभी। इन्होंने कुछ इसमें चैट बॉक्स में भी
अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। मेरा एक सवाल ये है जी कि आजकल जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है जी और होमवर्क का करने का और बच्चे को कंपटीशन का इतने जकड़े हुए रहते हैं जी कि अगर बच्चे अपने टेक्स्ट बुक का ही अगर मैटर पढ़ लें, उसमें परफेक्ट हो जाएं तो बच्चों को दूसरा टाइम ही नहीं मिलता और उसकी तरफ तवज्जो दें। और खुसूसन हाई स्कूल से लेकर 12 तक बच्चों को अपनी फ्यूचर का और माँ बाप को अपने बच्चों के फ्यूचर के सिलसिले में इतने फिक्रमंद रहते हैं कि वो जी टेक्स्ट बुक की हद तक इसमें ज्यादा से ज्यादा परफेक्शन हासिल करें। तो इस जी तरफ लाइब्रेरी की तरफ या दूसरी किताबें पढ़ने की तरफ बच्चों को ध्यान नहीं जाता, जी या बाकी औकात में फिर वो मोबाइल वगैरह में बिजी रहते हैं। जी। तो ऐसे वक्त में हम क्या करें, कैसा करें, बताएं। अब देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता था कर सकता था कि आप ही बताइए मुझे। बहरहाल ये है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूरे मुल्क में ही ये एक बहुत पिछले कोई 20 एक साल में तो मैं पक्का ही कहूँगा कि ये जो कंपटीशन वाली चीज़ हो गई, मतलब है 95-95% मार्क्स हमने तो कभी सुने नहीं थे, 98-99 तक भी आते हैं। ये जी एक बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू हो चुका है। ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बच्चों के ऊपर हर वक्त प्रेशर रहता है पढ़ाई का, माँ बाप भी वो प्रेशर डाल के रखते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो आज के दिन मुझे उस्ताद वाहिद इंसान है जो उस बच्चे को किताब की तरफ रुजू करने का कोशिश कर सकता है, क्योंकि घर में भी अगर वो माहौल नहीं है तो उस्ताद का ही काम रह जाता है ये। अब अगर मैं उस्ताद के तौर पर अपनी तरफ से बजाते खुद बच्चे पर प्रेशर नहीं डालता हूँ इम्तिहान का, और बच्चे को इस तरह से उसके साथ बर्ताव करता हूँ कि भाई ठीक है, तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे, आ सकते हैं, वो भी तुम मेहनत करो, लेकिन ये जो तुम काम अगर करोगे तो ये तुम्हारी उस मेहनत में इजाफा करेगा, उसमें मददगार होगा। कुछ इस तरह का डायलॉग बच्चों के साथ अगर उस्ताद बना पाए, जिसमें, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि उस्ताद बच्चों के ऊपर कंपटीशन का प्रेशर बनाना अगर बंद कर दे और बच्चों को अपनी पढ़ाई से वो दूर नहीं ले जा रहे हैं, उनको ये नहीं कह रहे हैं कि मेहनत कम करो, मगर हर वक्त कंपटीशन की बात कही नहीं जा रही, दोहराई नहीं जा रही, पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, वो सब किया जा रहा है, मगर साथ में ये किताब की या दूसरी चीज़ों की बात भी कर रहा है। तो बच्चा आज नहीं तो कल अपने आप जाएगा किताब की तरफ में। तो ये तो मुझे लगता है उस्ताद को अपनी क्लास में एक माहौल बनाने का काम है जो उस्ताद ही कर सकता है। अब मैं इस बात के बारे में भी जानता हूँ कि बहुत से स्कूल में प्रिंसिपल्स की तरफ से भी प्रेशर होता है, रिजल्ट्स का, अच्छे रिजल्ट नहीं आए, वो सब चलता है। तो अब बेचारा उस्ताद क्या क्या करे आप कह सकते हैं, लेकिन अब वो खाते में तो उस्ताद के ही आ बैठती है बात, जब कोई और कुछ नहीं कर रहा है तो उस्ताद ही करेगा। तो मुझे लगता है कि उस्ताद का राब्ता अगर बच्चों के साथ अच्छा है और एक, मैं तो इस हद तक जाऊंगा कहूँ कि भी दोस्ताना है, जिसमें बच्चा उस्ताद से डरे नहीं, अपनी बात खुल के कह पाए, तो उस्ताद उसको कंपटीशन के लिए तैयारी करवाने के साथ साथ ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत जितना उसके बस में है वो करवा सकता है, मेरा मानना है। बाकी मैंने कभी स्कूल में खुद पढ़ाया तो नहीं है, कॉलेज में अलबत्ता ज़रूर पढ़ाया है, तो मैंने तो कभी बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डाला नहीं कभी तुमने नंबर लेके आने हैं ज़रूर, और इतने तुम्हारे नहीं आए तो तुम्हारे कहीं नौकरी नहीं लगेगी, ये मैं कभी नहीं कहता था। बल्कि मैं ये कहता था कि भाई तुम पास हो जाओगे, ठीक ठाक बढ़िया नंबर ले लोगे, अपने पैरों पर होने की तुम्हारे काबिलियत आ जाएगी, तो तुम खुद अपने लिए कोई ना कोई काम तो ढूंढ निकालोगे। मालूम नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मेरा सोचने का नज़रिया तो यही है। मुझे मालूम नहीं आपके सवाल का कितना जवाब दे पाया मैं। जो कुछ है शुक्रिया, लेकिन फिर भी ये तशफ़ी नहीं हुई, तशनगी बाकी है कि हम किस तरह से नहीं, वो तो देखिए, जब चारों तरफ से हालात कंपटीशन और प्रेशर वाला हो, और वो हालात तब तक बने रहेंगे जब तक सरकारें इस सारे सिस्टम को उलटती नहीं है, और वो उलटना तब तक नहीं होगा जब तक हम आम आवाम के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे कि ये तुमने क्या कर दिया हमारे बच्चों की तरबियत को, तब तक वो होने वाला नहीं है।
तो जब तक वो नहीं होता तब तक तो हम कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स ही कर सकते हैं। स्कूल में, क्लास में माहौल ऐसा बनाया जाए जिसमें बच्चा कंपटीशन का दबाव महसूस ना करे, लेकिन तैयारी ज़रूर करे। मैं ये नहीं कह रहा वो तैयारी ना करे। तो एक कोई बैलेंस निकालना पड़ेगा, एक तवाज़ुन करना पड़ेगा दोनों पलड़ों के बीच में। उसमें कंपटीशन का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा शायद, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो उतना भारी ना रहे और थोड़ा घटे। ये कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो उसमें ये तमाम तरीके जो मुझे सूझे, जो मैंने आपके साथ साझा किए, करके देख सकते हैं। मालूम नहीं मुझे कितना उसमें फ़ायदा होगा, नहीं होगा, लेकिन ये तो तय है कि लाइब्रेरी तो एक अहम और किताब अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसको ख़त्म कर सलमान एक मिनट, जी मैं जी बस एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था। जो आपने रमनीक जी आपने बताया कि अगर लाइब्रेरी क्लासरूम में अगर लाइब्रेरी के रैक्स रहें और जी वो उस ताल्लुक से कि अगर मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे किताबें बदलती रहेंगी, हाँ, नई नई बिल्कुल किताबें आती रहेंगी, तो मतलब ठीक कि बात, वो अट्रैक्शन जो है वो बना रहेगा। बिल्कुल सही अ, बात है, बिल्कुल जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं कहना भूल गया, मैंने सोचा तो था कहूँगा, पर फिर मुझे लगा शायद लंबी हो गई बात, मैंने कही नहीं। ये तो है ही, जरूरी है ये तो बहुत। जी शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी इस आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यह मौका मिला मुझे आप सबके साथ कांटेक्ट में आने का। जी अभी इसको खत्म करने से पहले कुछ बातें हम रखना चाह रहे हैं हमारी टीम की तरफ से। जी जो लोग भी यहाँ पर हैं, हम लोगों ने मुफीद लिंक्स चैट बॉक्स में डाल दी हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हमारे वेबसाइट, तमाम डिटेल्स हम डाल दी हैं। आप उस पर विजिट करें, उस कंटेंट का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास भी कोई कंटेंट है उर्दू में, तालीम और तदरीस के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, वो हमें मेल भी कर सकते हैं, हम उसको शायर भी करेंगे। और दूसरी बात ये कि टीचिंग उर्दू की टीम में हमें कुछ वॉलंटियर्स भी ऐसे चाहिए जो उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जानते हैं। जो मवाद हिंदी और अंग्रेजी में है उसको हम ट्रांसलेट करके तमाम उर्दू असातिज़ा के लिए जो उस मवाद से महरूम है उनके लिए हम ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। अगर जो हजरत यहाँ पर हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं वो भी शरीक हों इस काम में, आज के हवाले से बहुत अहम भी है। आप हमारे ईमेल आईडी के जरिए से हमसे कांटेक्ट भी करें। अगर आपको कोई भी मवाद चाहिए किसी भी तरह की, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो भी उसके लिए भी आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और आखिर में मैं हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट स्पीकर जनाब रामनिक साहब, आपका मैं टीचिंग उर्दू की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही इंगेजिंग गुफ्तगू की है। लाइब्रेरी का जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है वो आपने वाजे किया है, जो मुझे आज पहली मरतबा समझ में आया है। और बच्चों को नेचुरल तरीके से किस तरह से लाइब्रेरी से इंगेज करना है, उसके बहुत ही नेचुरल, बहुत ही फितरी तरीके आपने बताए हैं। इसके बाद मुझको भी ऐसा लगता है कि हम बहुत ही आसानी से बच्चों को लाइब्रेरी से इंगेज कर सकते हैं। मुझे आज इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी जो ऑडियंस है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वेबिनार में शरीक हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट ऐसे आएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।